हो जाती है, मतलब प्रभाव कहते नहीं अच्छी संगत में रहो। मेरी संगत में तो मैं इसको डांटता, मैं तो डांटता भी नहीं, मैं सही बताऊं तो वही अगर मैं बच्चा समझ के इसको आगे बढ़े। चलो तो शुरू करेंगे आगे। तो दिस इज योर चैप्टर नंबर 6। अगर हम उसकी भाई ब्लड टेस्ट में कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट तो हम उसको मान के चले जाते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करें। तो एक दो क्वेश्चन और करते हैं, लास्ट क्लास जो हमने करा था उसके आगे, और फिर आगे करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 इज आज का। कल लास्ट 3 क्वेश्चन हुए थे, 2 क्वेश्चन थे, तीसरा क्वेश्चन है द मैग्नेटिक फ्लक्स कौन आया, एक सेकंड। द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ कॉइल changes from changes from 12 into 10 की पावर माइनस 3 वेबर to 6 into 10 की पावर माइनस 3 वेबर in 0.01 second. Calculate अरे ये क्या हो गया, कैलकुलेट द इंड्यूस्ड EMF इन द कॉइल। करिए बेटा जरा, कितना आएगा इंड्यूस्ड EMF, कितना आएगा दीक्षा, कैलकुलेट करके बताओ। तो देखिए ध्यान से, उसने बोला कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है कॉइल का, इनिशियल फ्लक्स कितना है 12 इंटू 10 की पावर माइनस 3 वेबर, फाइनल फ्लक्स कितना है 6 इंटू 10 की पावर माइनस 3 वेबर, और जो टाइम है वो कितना है 0.01 सेकेंड। तो EMF क्या होगा, तो मैं कहता हूँ बाय 0.6 वोल्ट। हाँ, बाय फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन 6 क्या into कहता 10 है। की पावर 2 -2। मैं निकालता हूँ बेटा जी, देखो ध्यान से। तो दिस इज E इक्वल्स टू माइनस डेल्टा फाइव बाय डेल्टा टी। तो E इज इक्वल्स टू माइनस फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स अपॉन में टाइम, ये आएगा। फाइनल फ्लक्स क्या होगा, दिस फाइनल फ्लक्स इज 6 इंटू 10 की पावर माइनस 3 वेबर, इनिशियल फ्लक्स इज 12 इंटू 10 की पावर माइनस 3 वेबर, डिवाइडेड बाय टाइम इज योर 0.01 सेकेंड। तो 10 की पावर माइनस 3, 6 माइनस 12, और नीचे आएगा 1 इंटू 10 की पावर माइनस 2, ये हो जाएगा -1। 6 में से 12 जाएगा तो कितना आ जाएगा, माइनस साइन है, 10 की पावर -1 है, -6 है, तो कितना आ जाएगा, दिस इज योर कितना आएगा बेटा जी 6 इंटू 10 की पावर -1, या आप कह सकते हैं 0.6 वोल्ट, ये आएगा। देखिए ध्यान से, सबका ये आएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन करते हैं। अब आगे बढ़ते, थोड़ा सा एक क्वेश्चन और करते हैं, फ्लक्स के ऊपर क्वेश्चन कर लेते हैं, ताकि आपको फ्लक्स के क्वेश्चन करने में दिक्कत आए। सिर्फ एक क्वेश्चन फ्लक्स का, और फिर आगे टॉपिक को बढ़ाएंगे। A rectangular loop of area 20 centimeter cross 30 centimeter is placed in a magnetic field of
0.3 Tesla with its plane. First point. हेलो, हाँ जी पापा। अरे मैं वहाँ गया बेटा आवाज आ रही है? आवाज आ रही है ना? तो फर्स्ट पॉइंट इज हाँ भैया नॉर्मल टू द फील्ड. Second point, inclined at 30 degree to the field. Third point, parallel to the field. And fourth point, find the flux linked with the coil in each case. ऐसा नहीं, सॉरी, फोर्थ पॉइंट नहीं, ये बस ये है. फाइंड द फ्लक्स लिंक इन द कॉइल इन ईच केस. करी करी बेटा जी. तो देखो, एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, एक रेक्टेंगल के शेप की कॉइल है. साइड आप लोगों को दी हुई है इस तरीके से. तो पहले केस में जो रेक्टेंगुलर कॉइल है उसका पोजीशन कैसा है? फर्स्ट केस नॉर्मल टू द फील्ड. तो देखो, सबसे पहले सरफेस के ऊपर मैं नॉर्मल डालूं तो ये मेरा क्या था? एरिया वेक्टर. और मैग्नेटिक फील्ड भी नॉर्मल टू द सरफेस है. तो बी और ए की डायरेक्शन सेम है तो एंगल कितना होगा? 0. तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए एंड दैट इज योर फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा. तो दिस इज फाई इज इक्वल टू बी इक्वल टू कितना है? 0.3. एरिया क्या होगा? लेंथ इनटू ब्रेथ. तो 0.2 इंटू 0.3 कॉस 0. तो फाई इज इक्वल टू 0.3 इंटू 0.2 इंटू 0.3 कॉस 0 कितना होता है? 1. कितना आएगा बेटा जी? ये 3 दूनी 6 थी 18. 18 इंटू 10 की पावर घटा 3 वेबर. ये आएगा बेटा जी. पहले केस में फ्लक्स ही आया. सेकेंड केस में देखते हैं क्या आएगा. इंक्लाइन 30 डिग्री टू द फील्ड. तो क्या कहता है, जो सरफेस है, ये सरफेस जो है वो क्या कर रहा है? देखिए ध्यान से, नॉर्मल डाल दीजिएगा, परपेंडिकुलर डालिएगा तो ये एरिया वेक्टर हो गया. ये जो इंक्लाइन हुआ है वो कितना एंगल बना रहा है? 30 डिग्री बना रहा है फील्ड के साथ. तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ सरफेस का एंगल 30 है, तो ये थीटा एंगल कितना होगा? दिस थीटा एंगल विल बी योर 90 माइनस 30, जो कि कितना हो जाएगा बेटा जी? 60 डिग्री होगा. ठीक है. तो आप क्या कह सकते हैं? फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए एंड अगेन दिस इज योर बी ए कॉस थीटा. अब बी की वैल्यू हमने दी है 0.3. ए जो है दिस इज योर 0.2 इंटू 0.3 कॉस 30. कॉस 30 का सॉरी 60. कॉस 60 कितना होता है बेटा जी? 18 इंटू 10 के पावर घटा 3. कॉस 60 इज योर 1/2. तो फाइव इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 9 इंटू 10 की पावर माइनस 3 वेबर. ये आएगा. समवन से यस सुनो, हाँ ना बोलो. थर्ड इज योर पैरेलल टू द फील्ड. अब पैरेलल टू द फील्ड का मतलब क्या? ध्यान से देखो, जैसे मान लो ये मेरा रेक्टेंगल है, एरिया वेक्टर इसका परपेंडिकुलर टू द सरफेस हो गया, मगर सरफेस के पैरेलल फील्ड है, फील्ड ऐसे जा रही है. तो अब आप देखो, जब फील्ड ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का ही एंगल कितना दिखता है? हमें 90 डिग्री दिख रहा है. तो अगेन फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा. थीटा यहाँ पर कितना है? 90 डिग्री है. तो बी ए कॉस 90. और कॉस 90 क्या होता है बेटा जी?
0 तो मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो जाएगा 0। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन को ध्यान से एनालाइज करिए, कोई डाउट है तो पूछिए, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। चौधरी समझ आ रहा है बेटा? सबकी चौधरी, प्यारी चौधरी बेटा? हाँ जी भैया। ठीक है, कोई डाउट है तो बोलिए बेटा आप में से किसी को, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा, और हमने बहुत सारे क्वेश्चन आपके नोट्स में करा रखे हैं, प्लीज उन क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। तो नेक्स्ट इज योर एक्सप्रेशन फॉर मोशनल ईएमएफ। अब मोशनल ईएमएफ की बात करनी है, मतलब ईएमएफ प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द मोशन, मोशन के कारण जो प्रोड्यूस होगा। तो ऐसे मान लीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, मैं यहां पर एक ये क्रॉस साइन बना रहा हूं। क्रॉस साइन क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा जी? कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो क्या सरफेस के अंदर परपेंडिकुलर है। तो दिस इज, देखो अब जी इज द गैल्वेनोमीटर, मैंने एक कॉइल ले ली ABCD, इसका लेंथ L है एंड ब्रेथ ऑफ द कॉइल इज B। अब एक बार देखो, अभी जैसे ये पोजीशन है, तो मैं काउंट करूं तो कितनी फील्ड लाइन जा रही है, जरा देखो इसके सरफेस के अंदर से, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 फील्ड लाइन जा रही है। अगर मैं इसको बाहर की तरफ पुल करूं विद वेलोसिटी V, तो ये बाहर की तरफ आएगी, और नया पोजीशन जो होगा, दैट न्यू पोजीशन इज योर A डैश D डैश B डैश C डैश। तो जैसे ये बाहर आएगी तो आप देख रहे हैं अब फील्ड लाइंस पास कर रही है 1 2 3 4 5 6। तो मतलब अगर मैं कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से बाहर निकालूं या मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पुश करूं, तो आप क्या नोटिस करेंगे, कॉइल के अंदर से पास करने वाली नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होगी, मींस कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। तो मैं कहता हूं कंसीडर अ कॉइल। सर एक बार ये डायग्राम फिर से समझाना। बेटा देखो, ये आपको दिख रहा है ABCD दिख रहा है आपको, कॉइल जिसके क्रॉस गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। ध्यान से देखो, इसके एरिया के अंदर से कितनी फील्ड लाइंस जा रही है, एक देखो, एक ये जा रहा है, एक ये, 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 कितनी लाइन बनाई इसके सरफेस के अंदर से, 8 बनाई है। यस सर। अब जब ये बाहर, मैंने इसको क्या करा, V वेलोसिटी से मूव कराया, V वेलोसिटी से मूव कराने पर आपने क्या नोटिस करा, इसके अंदर अब इसकी जो नई पोजीशन है वो मैंने रिप्रेजेंट करके दिखाई है, A डैश B डैश C डैश D डैश, दिख रही है आपको। और इस पोजीशन पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितनी पास कर रही है, 1 2 3 4 5 6। तो आपने क्या नोटिस करा कि जब मैं कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकालता हूं, तो कॉइल के सरफेस के अंदर से पास करने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होती हैं। और अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होगी तो मतलब कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। तो मैं कहता कंसीडर अ कॉइल ABCD of length L and breadth small b placed inside uniform magnetic field D denoted by region PQRS। तो दिस इज, ऐसे मान लो PQR और S, ये PQRS रीजन हो गया। तो हमने क्या देखा, व्हेन द कॉइल ABCD is pulled out of the magnetic field,
the number of magnetic field lines crossing the surface of coil decreases. That is, the magnetic flux linked through the coil decreases. As a result, the induced current and EMF is produced in the coil and the galvanometer shows deflection. तो गैल्वेनोमीटर क्या दिखाएगा बेटा जी? डिफ्लेक्शन दिखाएगा. ठीक है. तो अगेन बाय फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, क्या कहते हैं भाई फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? माइनस डी फाई बाई डी टी. अगर फ्लक्स की बात करूं तो फ्लक्स का जनरल फॉर्मूला क्या था राजकुमार सचिन? B इंटू ए. और एरिया क्या है यहाँ पर? एरिया इज योर लेंथ इंटू ब्रेथ. जब हम कॉइल को मूव करा रहे हैं तो ध्यान से देखो क्या क्या कांस्टेंट है? लेंथ कांस्टेंट है, तो लेंथ तो रहेगा, बाहर आ जाएगा लेंथ, बी और एल बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, और चेंज क्या हो रहा है इससे? ब्रेथ. तो डीवी बाई डी टी, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वी होता है वेलोसिटी with which the coil is pulled out. तो ये वो वेलोसिटी जिससे कॉइल क्या होगा? बाहर की तरफ पुल किया जाएगा. तो E क्या आ जाएगा? E will be your माइनस बी एल वी. देखिए ध्यान से, ध्यान से देखो फटाफट से. ध्यान से देखिए फटाफट से, आगे बढ़ेंगे इसके बाद. भैया इसकी लेंथ क्यों कांस्टेंट है? लेंथ भी तो चेंज हो रही है. बाबू देखो, जब लेंथ क्या है? एडी जो डायग्राम में देखो, जो एडी है ना, देखो ध्यान से, ये जो एडी है वो लेंथ है. तो जब आप मैग्नेटिक फील्ड से कॉइल को बाहर निकालोगे तो ब्रेथ, ये जो स्मॉल बी लिखा हुआ है, ये ब्रेथ तो चेंज होगी मगर लेंथ चेंज नहीं होगी. ठीक है. अभी देखो पूरी ब्रेथ है, बाहर आ जाएगी तो ब्रेथ कम हो जाएगी, और बाहर आएगी तो और कम होगी, एंड सो ऑन. ठीक है. ओके भैया. देखो ध्यान से, देखो डेरिवेशन अभी देखिए फटाफट देखिए ताकि आगे बढ़ पाए. देखिए ध्यान से, कोई डाउट है तो बोलिए, नहीं तो आगे बढ़ूंगा. आगे बढ़े. Yes, sir. ठीक है. नेक्स्ट इज योर expression for induced EMF of a rotating rod
इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर एक रॉड रोटेट करती है तो उसके रोटेट करने का आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या प्रोड्यूस होगा उसका एक्सप्रेशन बताना है। तो देखिए मैंने क्या करा, सबसे पहले मैं फिर दोबारा क्रॉस साइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। क्या रिप्रेजेंट करते हैं बेटे जी हम लोग क्रॉस साइन से? क्या रिप्रेजेंट करता है साक्षी क्रॉस साइन? सर की फ्लक्स इनवर्ड है। अरे मैग्नेटिक फील्ड लाइन से इनवर्ड है, फ्लक्स नहीं बाबू, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से इनवर्ड है, ठीक है। यस तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड है। अगर यही चीज डॉट हो तो डॉट चीज क्या बताता है कि फील्ड जो है, फ्लक्स जो है वो कहाँ है, बाहर की तरफ है। तो दिस इज योर, तो दिस इज, एक रॉड ले लूं ओपी ऑफ लेंथ एल। अब देखो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, इस रॉड को हम लोग इस एक सर्कल के ऊपर घुमाएंगे। तो ऐसे मान लीजिएगा ये सर्कल का एक तरीके से सेंटर हो गया ओ, एंड पी इज द पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस। तो टाइम t इक्वल्स टू 0 पर रॉड यहाँ है और टाइम बढ़ता है तो मान लीजिएगा रॉड आगे की तरफ चलेगी और रॉड यहाँ पहुंचती है किसी पोजीशन पर, q पोजीशन पे पहुंच गई और q पोजीशन पे पहुंचने पर रॉड को टाइम लगा है, t इज द टाइम। ऐसा करने में जिसने एंगल ट्रेस करा दैट एंगल इज योर थीटा, एंड ये एरिया ये कवर करता है। तो आप क्या देखते हो, अगर रॉड घूमेगी तो रॉड के घूमने के कारण क्या होगा, जो एरिया ये कवर कर रही है वो एरिया चेंज होगा, और एरिया चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। तो मैं कहता हूं कंसीडर अ रॉड ऑफ लेंथ L moving in uniform magnetic field, uniform magnetic field B as shown in figure, as shown in figure। तो जैसे कि फिगर के अंदर दिखाया गया है वैसे घुमाया जा रहा है, ठीक है। तो क्या देखा गया, as the rod rotates with motion of the rod, the area traced or covered by the rod changes, या आप क्या कह सकते हो increases, due to which the magnetic flux increases। क्योंकि फ्लक्स के फॉर्मूले में एरिया भी आता है, phi is proportional to A। As a result of it, induced current and EMF is produced in the coil in accordance with Faraday या law। इन द कॉइल या इन द रॉड? oh sorry, in the rod, sorry वो जल्दीबाजी में वो लाइन याद रहती है इस वजह से। in the rod in accordance with Faraday law of electromagnetic induction। तो therefore कैसे निकलेगा, by Faraday law। तो Faraday law क्या कहता है, by Faraday law of electromagnetic induction क्या कहता है बड़े जी, Faraday law of electromagnetic induction E इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस डी फाई बाय
dt। ये होगा बेटा जी। अगेन फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा? फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है मिश्रा जी? रूपू क्या होता है फ्लक्स का फॉर्मूला? बता जल्दी से। BA cos BA cos theta। बी ए cos थीटा। तो दिस इज योर परपेंडिकुलर, तो सिर्फ बी ए, क्योंकि ऑलरेडी एंगल जीरो डायग्राम में। और ये ए क्या है? एरिया ट्रेस्ड बाय द रॉड। तो रॉड जो एरिया ट्रेस कर रहा है ये वो है। अब एक बात देखो ध्यान से, ये इक्वेशन 1 बना दूं। अब डायग्राम को देखो ध्यान से। अब डायग्राम में मेरे को ये जो शेडेड पोर्शन है ना, इसका एरिया चाहिए। आप देखो अगर ये पूरा घूम जाए तो पूरा घूमने पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? एंगल कितना होगा बेटा जी पूरा घूमने पर? पूरा घूमने पर जो एंगल होगा दैट एंगल विल बी योर 360। 360 मतलब कितना कह सकते हैं 360 को? पाई रेडियन, 2 पाई। तो आप ये कह सकते हैं। और एरिया क्या होगा उस केस में? तो मैं कहता हूं नाउ यूनिटरी मेथड निकालते हैं। व्हेन डिस्प्लेसमेंट of rod is 2 pi, area covered is pi l स्क्वायर। ठीक है बेटा जी। तो जब डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बेटा जी? 1 हो जाएगा, तो एरिया क्या हो जाएगा? पाई एल स्क्वायर बाय 2 पाई। और जब डिस्प्लेसमेंट कोई एंगल थीटा होगा, वो भी रेडियन में ही है, तो एरिया कवर्ड क्या होगा? पाई एल स्क्वायर बाय 2 पाई इंटू थीटा। पाई से पाई गया तो एल स्क्वायर थीटा बाय 2, और यही आपका एरिया ट्रेस्ड है। तो सेकंड को फर्स्ट में रखता हूं तो क्या आएगा? 2 in 1 करता हूं तो क्या जाएगा? E इक्वल्स टू माइनस डी बाई डी टी ऑफ बी इंटू एल स्क्वायर थीटा बाय 2। तो दिस इज कॉन्स्टेंट हमको बाहर निकालेगा। E इक्वल्स टू माइनस बी एल स्क्वायर बाय 2, ये बाहर आ जाएगा। तो डी बाई डी टी ऑफ थीटा। और टाइम रेट चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? दिस इज योर एंगुलर स्पीड। ये वो स्पीड है जिससे रॉड क्या है? फील्ड के अंदर घूम रहा है। तो E का फॉर्मूला क्या जाएगा? E इक्वल्स टू माइनस हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा। ठीक है, मेरी बात क्लियर है? और अगर यही फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी का हूं, तो इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ओमेगा इक्वल्स टू क्या होता है? 2 पाई न्यू। तो दिस इज E इक्वल्स टू माइनस हाफ बी एल स्क्वायर 2 पाई न्यू। 2 से 2 जाएगा तो E इक्वल्स टू माइनस पाई बी एल स्क्वायर न्यू। तो देखो एंगुलर वेलोसिटी की टर्म्स में ये हो गया, स्पीड की टर्म्स में, और फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में ये हो गया। देखिए ध्यान से, जल्दी फटाफट से देखिए। सर बाय द वे ये सिलेबस से कट चुका है। नहीं कटा बबुआ, ये सिलेबस में बाय द वे। अच्छा सिलेबस हम भी देख के बैठे बेटा, तुम अकेले ही थोड़ी नहीं सिलेबस देखने वाले। गलत फहमी मत रहना बेटा जी। सर उसमें बस ये लिखा हुआ है इंड्यूस ईएमएफ एंड करंट। तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ ही तो है पागल। क्वेश्चन है एनसीईआरटी में अच्छा बेटा, ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी में। गड़बड़ नहीं करना, पता चले तुम जो ना यही ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में छोड़ दो और गड़बड़ हो जाए सारी। नहीं सर। जल्दी देखिए बेटा, इसको देखिए फटाफट से। कोई डाउट है तो बोलिए, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। पहले ये स्टेटमेंट रीड कर लो आप लोग, फिर मैं ऊपर स्क्रॉल कर देता हूं, आप देखिएगा ध्यान से। ध्यान से देखिए, किसी को कोई डाउट है तो बोलिए। आगे बढ़ू, स्क्रॉल करूं? देखिए ध्यान से। कोई डाउट है तो बोलिए। सचिन कोई डाउट बेटा? दिव्यंका, साक्षी, रिया, दीक्षा, इशिता? नो सर।
ठीक है, अगला करते क्वेश्चन करें, इसके पर एक न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत भी ना आए। क्वेश्चन नंबर 5 फॉर दिस इज a 1 meter long metallic rod is rotated with angular frequency 400 radian per second about an axis normal to the rod passing through its one end the other end is in contact with a circular metallic ring a constant and uniform magnetic field .5 Tesla parallel to the axis exist everywhere calculate the EMF developed between the center and the ring। करिए जल्दी फटाफट से, जल्दी करो। क्या आंसर आएगा साक्षी? तो देखिए ध्यान से, हमने क्या बोला, जो लेंथ है वो कितना है बेटा जी, 1 मीटर है। कितने एंगुलर स्पीड से घूम रहा है ये, 400 रेडियन पर सेकंड। और कौन सा मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है 0.5 टेस्ला। तो कितना होता है भाई, वी नो दैट induced EMF equals to half B L square ओमेगा। हाफ B कितना बेटा जी, 0.5, L इज योर 1 का स्क्वायर, 2 के पाड़े में 200, तो कितना आ जाएगा ये, 100 वोल्ट। देखिए फटाफट से, देखिए ध्यान से, यहाँ तक सिंपल क्वेश्चन आएगा। मेरी बात सुनो, इसका जो न्यूमेरिकल बनता है ना, इसका डेरिवेशन ही टफ है, जो कि आ जाता है। कोविड वाले साल में इसका डेरिवेशन आया था 5 नंबर में, डेरिवेशन न्यूमेरिकल के साथ। जरा आप उठा के देखेंगे तो पता चलेगा। जो 2020 वाला भैया पेपर आया, ओमेगा को एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी दोनों। देखो मेरी बात सुनो, वर्ड क्या होता है ना, अगर कोई बॉडी रोटेट करे तो ओमेगा हो जाता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और अगर कोई बॉडी सर्कुलेट करे तो उसके उसको कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। तो वो मैथमेटिकली सेम ही चीज होती है, बस कहने के तरीके बदल जाते हैं। ठीक है, ऑसिलेशन क्या पढ़ रहे हैं या फिर हम लोग सिंपल मोशन देख रहे हैं। देखिए ध्यान से, देखिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है। अब जो ना काफी अच्छा और इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको साथ डिस्कस करा, दैट इज योर लैंजेस रूल। क्या होता है लैंजेस रूल? देखिए आप एक बात देखो, हम लोग जब भी कोई फॉर्मूला कर रहे हैं तो हम लोग क्या लगाते हैं, E इज इक्वल टू d∅/dt, और उसके आगे क्या लगा रहे हैं, माइनस साइन लगा रहे हैं। हमने जब लास्ट क्लास में आपके साथ पढ़ाया था तो हमने बोला था
कि माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, माइनस साइन रिप्रेजेंट करता है अपोजिंग नेचर ऑफ, ऑपोजिंग नेचर। हाँ, कि भी जो इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है कॉइल के अंदर, वो अपने ग्रोथ को, अपने कॉज को क्या करता है, अपोज करता है। अब वो अपोजिंग नेचर कैसे आता है, वही चीज समझाता है लेंजेस रूल। तो लेंजेस रूल ये कहता है कि जब भी किसी कॉइल के अंदर इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, वो कॉइल के अंदर इस तरीके से फ्लो करता है ताकि वो अपने ग्रोथ को, या आप क्या कह सकते हैं, अपने कॉज को ही अपोज करे। अब देखो दो ही कॉज होते हैं इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होने के, एक या तो कॉइल के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू बढ़े, और दूसरा या तो कॉइल के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू घटे। यही दो कारण होते हैं, तीसरा कोई कारण नहीं होता। तो मैं कहता हूं Lange's rule is used to determine the nature and direction of induced current produced in the coil whenever the magnetic flux linked through the coil changes। ठीक है, तो जब भी कॉइल के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू चेंज होती है, तो उसके अंदर उसका डायरेक्शन क्या होगा, क्या नेचर होगा, वही हम लोग यहाँ पर करते हैं डिटरमाइन। नाउ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू लेंजेस रूल, क्या कहता है लेंजेस रूल, साक्षी, अकॉर्डिंग टू लेंजेस रूल द इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस्ड in the coil flows such that it opposes its growth or cause। ठीक है, ताकि वो अपनी ग्रोथ को या अपने कॉज को क्या करे बेटा जी, अपोज करे। मेरे बात यहां तक देखिए ध्यान से। अब देखो मैंने आपके साथ यही तो बोला, देखो इसने बोल दिया कि भाई जो इंड्यूस्ड ईएमएफ के अंदर जो जो सॉरी किसी कॉइल के अंदर जो इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, वो कॉइल के अंदर कुछ इस तरीके से फ्लो करेगा ताकि वो अपने ग्रोथ को क्या करे, अपोज करे। अब दो ही रीजन मैंने बोले थे ग्रोथ के, या कंडीशन क्या थी इंड्यूस्ड करंट को प्रोड्यूस कराने की, कि कॉइल के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो। अब दो ही कंडीशन, तो या तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़े या मैग्नेटिक फ्लक्स घटे। तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा तो इंड्यूस्ड करंट क्या करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स को घटाने की कोशिश करेगा, और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स घटेगा तो इंड्यूस करंट उस मैग्नेटिक फ्लक्स को बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर यही बातें मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इफ द मैग्नेटिक फ्लक्स if the magnetic flux linked through the coil, if the magnetic flux linked through the coil decreases, the induced current produced in the coil flows such that it opposes this decreasing flux। मतलब क्या करेगा, that is it increases the flux। तो ये फ्लक्स को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इसी का सेकंड पॉइंट में क्या कहता हूं, इफ द मैग्नेटिक फ्लक्स
डैश डैश if the magnetic flux links through the coil, पहली लाइन वही है, increases, so the induced current produced in the coil flows such that it opposes this increasing flux. That is, it decreases the flux. ठीक है, तो ये इसका काम होता है कि कॉइल के थ्रू अगर मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू बढ़ रही है तो घटाने की कोशिश करेगा, और घट रही है तो बढ़ाने की कोशिश करेगा। ठीक है, भैया पता कैसे चलेगा मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज? वो तो न्यूमेरिकली आपको बहुत क्या कहते हैं कंडीशन बताएगा ना आपको क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन करके क्लियर कर लेते इस बात को, है ना? है ना? तो क्वेश्चन से समझते हैं कैसा होगा। पहले रीड कर लिया ना, तो अब जरा क्वेश्चन से आपको एक बात समझा देते हैं। क्वेश्चन इज डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट in the coil when the magnet facing north is moved, फर्स्ट केस में towards the coil, and second point away from the coil, towards the coil और away from the coil हो जाए। बताइए, हाँ जी बताइए। तो देखिए ऐसे है, ये कॉइल हो गई और दिस इज योर कॉइल, और इसके पास ये एक मैग्नेट है जिसको आप मूव करा के लाओगे नॉर्थ साउथ। एक केस में पास ले जाना है, एक केस में दूर ले जाना है। समझ रहा भाई? हाँ भाई बताओ क्या डायरेक्शन होगी, बोल बेटा रूपू। तो पहले केस में ध्यान से देखो, ये जो यही पहला तो पूछा था भैया। देखो वही समझा रहा हूँ, देखो ध्यान से। एक पहला कॉइल है, पहला केस, मैग्नेट ऐसे रखा हुआ है, नॉर्थ फेस कॉइल की तरफ है, इसको इसके पास ले जाओ। अब एक बात देखो, मैग्नेट यहाँ पर तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस मैग्नेट के इस कॉइल के सरफेस को क्रॉस करेंगी नहीं करेंगी? करेंगी। आपने एक चीज पढ़ा, मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, और आप ये भी जानते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर डिपेंड करता है। अब एक बात देखो, समझो ध्यान से, जब आप इस मैग्नेट को कॉइल के पास लेके जाओगे तो पास ले जाने पर क्या होगा बेटा जी, डिस्टेंस बिटवीन द कॉइल एंड द मैग्नेट कम होगा, और जैसे जैसे डिस्टेंस कम होगा तो ये फॉर्मूला बताता है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ेगी, और ये फॉर्मूला बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा, और फ्लक्स बढ़ेगा तो फैराडे लॉ क्या कहता है, इसके अंदर इंड्यूस करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। अब देखो ओरिजिनल फील्ड लाइंस कहां जा रही है मैग्नेट की वजह से, इधर। तो अभी क्या पढ़ा था, लेंजेस रूल क्या कहता है, इंड्यूस करंट जो प्रोड्यूस होगा वो अपनी ग्रोथ को, अपने कॉज को क्या करेगा, अपोज करेगा। अगर ओरिजिनल फील्ड इधर है तो इंड्यूस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ होगी, और इस तरफ डायरेक्शन करने के लिए इंड्यूस करंट की डायरेक्शन कैसे होनी चाहिए, इसके अंदर ये वाली डायरेक्शन होनी चाहिए। और ये कौन सी डायरेक्शन होगी बेटा जी, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, अगर आप इधर से देखो, है ना? तो मैं इस बात को यहां पर लिखता हूं, ध्यान से समझना। तो मैं कहता हूं, क्या कहता है, as the magnet is moved towards the coil, with motion the magnetic field and magnetic flux linked
through the coil increases. तो ये बेसिकली B is inversely proportional to R square and phi is proportional to B. ठीक है बेटा जी। तो as a result induced current and EMF is produced in the coil in accordance with Faraday law. यहां तक समझ आया रुपेश? यहां तक समझ आया? तो देखिए हाँ भैया। तो कि जब आप कॉइल को मूव करवा रहे हो मैग्नेट के पास, तो जैसे जैसे मोशन होगा डिस्टेंस चेंज हो जाएगा। डिस्टेंस चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, फील्ड बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा। फ्लक्स बढ़ रहा है तो इसके कारण क्या होगा? इसके कारणवश कॉइल के अंदर इंड्यूस करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। ये फैराडे लॉ कहता है। अब डायरेक्शन क्या होगी इसके बारे में कौन कहता है? लेंजिस रूल। तो नाउ बाय लेंजिस रूल, the induced current produced in the coil flows such that it opposes the the induced current produced into the coil flows such that it opposes the increasing flux. यही तो बोला नेचर। That is, it decreases the flux. तो ऐसा करने के लिए क्या करेगा? अपने आप को कैसे सेटअप करेगा? टू डू सो द इंड्यूस्ड करंट सेटअप इन द कॉइल such that the magnetic field due to it is in opposite direction of original field. Passing through coil. So direction क्या होगा? Hence direction of induced current is anti-clockwise. तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट क्या होगा बेटा जी? एंटी क्लॉकवाइज होगा। क्लियर है बात? अब रीड करो इसको। देख अब देख ध्यान से, दूसरे वाला मैं तुमसे लिखवाता हूँ। समझ आया है वाला? नहीं आया? देख सुन समझ, ऐसे में यहाँ पर रफ में बना दो। देख ये कॉइल है, समझियो है। इससे यहाँ पर मैग्नेट रखा हुआ है। अभी देख मैग्नेट और कॉइल के बीच का कुछ डिस्टेंस है, इसको आर कह ले। अब तू इस मैग्नेट को इसके पास ले जा, तो जब मैग्नेट आगे आएगा, अब जैसे ये आगे आ जाए यहाँ पर, तो नॉर्थ यहाँ जाएगा, साउथ यहाँ जाएगा, तो अब डिस्टेंस कम होगा या नहीं होगा? हाँ या ना बोल? अब डिस्टेंस कम हो गया। अब तूने पढ़ा मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। डिस्टेंस कम होगा तो इस कॉइल के अंदर से पास करने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ेंगी। और फ्लक्स का फॉर्मूला क्या आता है? बी ए कॉस थीटा। ये तो पढ़ा है ना? तो फ्लक्स किसके ऊपर डिपेंड करता है? फाई इज प्रोपोर्शनल टू बी। तो एक बात है, जब मैग्नेट कॉइल के पास जा रही है तो कॉइल और मैग्नेट के बीच का जो डिस्टेंस है वो कम हो रहा है। डिस्टेंस कम हो रहा है, डिस्टेंस कम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या होगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? अब मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा तो
फैराडे लॉ क्या कहता है कि कॉइल के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स चाहे बढ़े चाहे घटे, कॉइल के अंदर इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा, यही तो बोलता है। तो इंड्यूस करंट और इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। अब लेंजेस रूल क्या कहता है कि जो इंड्यूस करंट और इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा वो कॉइल के अंदर कुछ इस तरीके से फ्लो करेगा ताकि वो अपनी ग्रोथ को या अपने कॉज को क्या करे, अपोज करे। जैसे मान लो यहाँ पर भी कॉइल थी, मैग्नेट की वजह से इसके अंदर से फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या थी, इधर से इधर थी ना, तो इन और फ्लक्स बढ़ रहा है, तो इंड्यूस करंट ऐसे फ्लो करेगा कि उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट हो। अब एक बार देखो, इस डायरेक्शन में करंट को फील्ड को रखने के लिए करंट क्या होना चाहिए, राइट हैंड रूल के हिसाब से वो इस डायरेक्शन में होना चाहिए, है ना, है ना। हाँ, आ गया। अब जैसे जब देखो जब दूर लेके जाएंगे ना, अब देखो दूसरे वाला मैं लिखवा नहीं रहा हूं मगर वो आपको लिखना है खुद से। कॉइल है, ठीक है, मैग्नेट यहाँ पर है, अब मैग्नेट को दूर लेके जाओ तो डिस्टेंस क्या होगा, विद डिस्टेंस ये आर है, तो बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अगर आर बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड घटेगा, मैग्नेटिक फील्ड घटेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड घटेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स घटेगा। अब ओरिजिनल फील्ड इधर है, इंड्यूस करंट जो प्रोड्यूस होगा वो क्या करेगा, वो इस घटते हुए फ्लक्स को अपोज करेगा, तो मतलब फ्लक्स को बढ़ाने की कोशिश करेगा, और फ्लक्स को बढ़ाने के लिए वो अपनी भी डायरेक्शन क्या करेगा, सेम कर लेगा। सेम डायरेक्शन के लिए करंट क्या होना चाहिए, क्लॉकवाइज होना चाहिए। ठीक है, ठीक है बेटा जी, क्लियर बात। क्लियर है भैया। हाँ, तो ये जरा मैंने बहुत सारे डायरेक्शन वाले क्वेश्चन आपको पहले करवा रखे हैं, नोट्स में भी हैं, आपकी कॉपियों में भी हैं, आप इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, आई होप आपको लेंजेस रूल क्लियर होगा। जरा रीड करिए इसको पहले रीड करो, फिर मैं लेंजेस रूल भी पढ़वा देता हूँ आपसे। कोई डाउट है तो बोलो, कोई क्रॉस क्वेश्चन है तो बोलो। साक्षी बेटा देखो, मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चन है इसके अंदर, बहुत सारे, कुछ ऑब्जेक्टिव भी है, कुछ सब्जेक्टिव और एक्सप्लेनेशन के साथ है, इसलिए कोई भी गड़बड़ मत करना। और एक जरा क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, ये आपको रीड करना है नोट से, क्योंकि पहले भी पढ़ाया हुआ है कि हाउ लेंजेस रूल follows law of conservation of energy। ठीक है, तो वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को कैसे फॉलो करता है ये देखना है। ठीक है, क्लियर है बात, देखिए ध्यान से। तो ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों को देखना है। अब देखो ध्यान से, इसको रीड करो और क्रॉस क्वेश्चन पूछो। इसके बाद मैंने आपके साथ स्टार्ट करना है, क्या स्टार्ट करना है इसके बाद, सेल्फ इंडक्शन। हाँ, तो वो टॉपिक आज नहीं स्टार्ट करेंगे, कल स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ तक देखो, लेंजेस रूल देख लो जरा, कोई डाउट है तो बोलो क्रॉस क्वेश्चन में, नहीं तो फिर क्लास खत्म कर सकते हैं हम लोग, टाइम काफी हो ही गया है मतलब है 5-6 मिनट है, मगर उतने में टॉपिक नहीं हो सकता। ठीक है, ठीक है, समझ आया बेटा। सर हाँ बेटा, प्यारी बहन बोलो। सर हाँ बोलो। इम्पोर्टेंट डेरिवेशन की लिस्ट तो भेजी ही नहीं। ठीक है, मैं आज भेज रहा हूँ, भेज देता हूँ क्लास के बाद। ठीक है, अभी मेरी 11th की क्लास है, उसके बाद भेज। हाँ ठीक है, भेज देना। हाँ आज ही भेज दूंगा, ठीक है बेटा।